हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर विद्युत क्षेत्र पहले से दिया गया हो, विद्युत क्षेत्र दिया गया हो और उस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम जा रहे हैं तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर बताना है कि विद्युत विभव में कितना परिवर्तन होगा। याद रहे, विद्युत क्षेत्र दिया हुआ होना चाहिए और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने पर विद्युत विभव में परिवर्तन हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां एक विद्युत क्षेत्र लिया जाएगा अभी, और आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं किसी भी विद्युत क्षेत्र को अगर चित्र के द्वारा, डायग्राम के द्वारा हम लोग प्रदर्शित करें तो किसी विद्युत क्षेत्र को डायग्राम के द्वारा प्रदर्शित करने के लिए जिन रेखाओं का प्रयोग हम लोग करते हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये जो डायग्राम अभी बनाया गया है, ये डायग्राम असमरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु यहां ले रहे हैं हम, बिंदु P, और एक बिंदु लेंगे बिंदु Q। यहां प्रारंभिक बिंदु अगर Q मान लें और अंतिम बिंदु यहां मान लेते हैं P, और मान लीजिए Q बिंदु से P बिंदु तक जाना हो, रास्ता कुछ भी हो, पथ कुछ भी हो, उससे लेना देना नहीं है। तो कभी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएं, किसी दिए गए विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में परिवर्तन कैलकुलेट करना हो तो हम लोगों को करना क्या है कि अपने मन से कोई भी पथ हम लोग लेंगे। यहां कोई भी पथ हम लोग पहले लेंगे, किसी भी आकार का। ये पथ हो गया, और अब क्या करेंगे? इस पथ पर एक धनात्मक जांच आवेश को लेकर जाएंगे पथ के अनुदिश। Q से चलना है, P पर पहुंचना है, धनात्मक बिंदु आवेश Q नॉट को इस पथ के अनुदिश लेकर जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र में जब ले जाएंगे तो आप लोग तो पढ़े हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में किसी भी आवेश को अगर रखा जाए तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा आवेश पर विद्युत बल आरोपित होगा। यहां विद्युत बल आरोपित होगा और विद्युत बल की दिशा किधर होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैलकुलेट करना हो, प्राप्त करना हो, तो क्या करेंगे? ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है, विद्युत क्षेत्र रेखा के यहां इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा से उसके किसी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा बनाएंगे हम लोग, स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या होती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। यहां हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा, और जिधर विद्युत क्षेत्र उधर धनात्मक आवेश पर आरोपित होने वाला विद्युत बल। तो यहां हो गया विद्युत बल F वेक्टर। और आप लोग तो पढ़े हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के द्वारा किसी आवेश पर जो बल आरोपित होता है, बल का फॉर्मूला होगा आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया विद्युत बल। क्लियर हो गया? अब हम लोग लेके बढ़ना है, Q से P तक जाना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक अल्प विस्थापन लेंगे। क्यों? विद्युत क्षेत्र असमरूप है। असमरूप क्यों है? क्योंकि समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए समान दूरी पर समानांतर रेखाएं हम लोग को बनाना होगा। लेकिन यहां देख रहे हैं कि इधर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम है और इधर अधिक है।
तो जहां विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी कम हो वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक होता है, और जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी अधिक हो वहां पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम होता है। तो इधर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अधिक और इधर कम, परिमाण असमान हो गया। दिशा भी अलग अलग, यहां स्पर्श रेखा बनाएंगे खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी, और इधर खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे होगी। तो यहाँ पर ये जो चित्र बनाया गया है, मतलब यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिस विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग है और दिशा भी अलग अलग है। और इस कारण से हम लोग कहेंगे कि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं असमरूप विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। तो जब विद्युत क्षेत्र असमरूप परिवर्तनशील, तो जांच आवेश पर लगने वाला विद्युत बल भी क्या होगा, असमरूप होगा, परिवर्तनशील होगा। यहाँ विद्युत बल को हम लोग एफ ई वेक्टर के द्वारा सूचित कर रहे हैं। तो देखिए जब बल असमरूप हो और बल के द्वारा कार्य कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले उपाय क्या बताया गया है, अल्प विस्थापन लेंगे, बहुत बहुत छोटा विस्थापन लेंगे और पहले बहुत छोटे विस्थापन में कार्य निकाल के और फिर जहां से जहां तक के लिए कार्य का कैलकुलेशन करना होगा समाकलन हम लोग कर देंगे। तो यहां देखिए अल्प विस्थापन की दिशा किधर होती है, गति की दिशा में, और आप लोगों को तो पढ़ाया गया है पथ के किसी भी बिंदु पर गति की दिशा मतलब वेग की दिशा उस बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा के अनुदिश। तो इधर की ओर अल्प विस्थापन बहुत छोटा विस्थापन की दिशा इधर क्या होगा, डी आर वेक्टर। याद रखेंगे विस्थापन की दिशा पूछा जाए तो हमेशा कहेंगे प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर, लेकिन अल्प विस्थापन की दिशा अगर पूछा जाए तो कहेंगे हमेशा गति की दिशा में। तो यहां देखिए क्या करेंगे, पहले हम लोग अल्प विस्थापन डी आर वेक्टर के दौरान विद्युत बल के द्वारा धनात्मक जांच आवेश पर किया गया कार्य। तो यहां लिखना होगा यहां धनात्मक जांच आवेश Q नॉट, धनात्मक जांच आवेश Q नॉट के अल्प विस्थापन डी आर वेक्टर के दौरान विद्युत क्षेत्र के द्वारा या विद्युत बल के द्वारा भी कह सकते हैं हम लोग, विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य देखिए विस्थापन अगर बहुत छोटा है तो कार्य भी बहुत छोटा होगा, और यहां लिखना होगा डी डब्ल्यू ई, कार्य बराबर बल और अल्प विस्थापन डी आर वेक्टर का अदिश गुणनफल। और एक बात आप लोग पढ़े कि जब जांच आवेश में अल्प विस्थापन होगा, स्थान में परिवर्तन होगा, मतलब विन्यास बदला, और जहां विन्यास में परिवर्तन होता है वहां पर क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। और आप लोग तो पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हैं,
विद्युत क्षेत्र के विद्युत बल के द्वारा किए गए कार्य का ऋणात्मक मान विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो यहां पर लिखना होगा हम लोगों को माइनस du इक्वल टू Fe इंटू dr वेक्टर। और फिर देखिए यहां अब du स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, ये भी आप लोगों को पढ़ाया है। किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएं तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अगर निकालना हो तो क्या करेंगे? किसी आवेश को ले जा रहे हो और विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का कैलकुलेशन करना हो तो देखिए क्या करना है। यहां आवेश में विद्युत विभव के परिवर्तन से गुणा कर देंगे, ये तो पढ़े हुए हैं आप लोग। फिर तो क्या लिखेंगे? माइनस डी के जगह पर लिखेंगे जांच आवेश गुणा विद्युत विभव में परिवर्तन, और Fe बराबर है Q नॉट इंटू ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। Q नॉट कैंसिल, तो देखिए dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर। याद रखना है आप लोगों को। क्या सीखे हम लोग? कभी भी किसी विद्युत क्षेत्र में अगर स्थान परिवर्तन हो, क्या सीखे? किसी विद्युत क्षेत्र में यदि स्थान परिवर्तन हो तो विद्युत विभव में जरूर परिवर्तन होता है। और विद्युत विभव में परिवर्तन कैसे कैलकुलेट करेंगे? विद्युत क्षेत्र में विस्थापन का अदिश गुणनफल करेंगे और फिर उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो विद्युत विभव में परिवर्तन का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब यहां देखिए विद्युत क्षेत्र में विस्थापन का मल्टीप्लीकेशन जो करना है वो कौन सा मल्टीप्लीकेशन? अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल करना है। मतलब विद्युत क्षेत्र और अल्प विस्थापन का अदिश गुणनफल कैलकुलेट करेंगे और उसका ऋणात्मक विद्युत विभव में परिवर्तन के बराबर होगा। और यहां पर हम लोग ऐसे लिखेंगे dV इक्वल टू माइनस ई इंटू dr इंटू कॉस थीटा। आप लोग तो पढ़े हैं। दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर फाइंड करना हो तो क्या करते हैं? पहला का परिमाण इंटू दूसरे का परिमाण इंटू कॉस थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे मॉड ऑफ ई वेक्टर इंटू मॉड ऑफ dr वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ये भी हम लोग कर सकते हैं। मॉड ऑफ ई वेक्टर इंटू मॉड ऑफ dr वेक्टर इंटू कॉस थीटा। और इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, अगर हम एरो का साइन हटा दें तो ऐसे लिख सकते हैं E इंटू dr इंटू कॉस थीटा। आप लोगों को याद रखना है जो यहां लिखे हैं वही ये भी है, बस केवल एरो हटा दी, मॉड हटा दी। अब देखिए आप लोगों को जब 11th में आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर चैप्टर, वेक्टर में पढ़े होंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, और उसमें बताया गया है कि अगर दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना हो तो क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक का परिमाण लेंगे। जैसे E क्या है? विद्युत क्षेत्र का परिमाण। किसी एक का परिमाण लेंगे, या तो आप E वेक्टर का परिमाण लीजिए मॉड, या तो dr वेक्टर का मॉड लीजिए। किसी एक का मॉड लेंगे और फिर क्या करेंगे? जिसका मॉड लेंगे उसी के दिशा में दूसरे वाले वेक्टर का कंपोनेंट लेंगे, घटक लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो अदिश गुणनफल का कैलकुलेशन हो जाएगा। मतलब यहां जो देख रहे हैं dr cos थीटा को हम लोग कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन का घटक, या ये भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन। विस्थापन का घटक तो विस्थापन ही होगा ना, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dV इक्वल टू माइनस ई इंटू ds।
अब आप कहेंगे ये डीएस क्या है, तो मैं बता दूं आपको पहले डीएस के बारे में, जहां देखिए थीटा जो है ई वेक्टर एवं डी आर वेक्टर के बीच का कोण, बीच का कोण, थीटा इक्वल टू ई वेक्टर एवं डी आर वेक्टर के बीच का कोण विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के बीच का कोण है। अब देखिए यहां ds क्या है, तो ds है dr वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा, या लिख सकते हैं dr कॉस थीटा, और इसे आप क्या लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में dr वेक्टर का घटक, या विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में विस्थापन। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में विस्थापन विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में dr वेक्टर का घटक, dr वेक्टर का घटक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में विस्थापन। तो यहां लिख देंगे विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर की दिशा में विस्थापन। अब यहां देखिए सब लोग, हम लोग क्या देख रहे हैं यहां dv इक्वल टू माइनस ई इंटू ds, ds याद रहे ds जब भी लेना है, ds विस्थापन है लेकिन किधर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो एक बात यहां ध्यान देना है आप लोगों को कि कभी भी विद्युत क्षेत्र का परिमाण में और विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन में या विस्थापन का घटक, जब भी यहां विद्युत विभव में परिवर्तन का कैलकुलेशन करना हो तो विस्थापन जब भी लेना है विद्युत क्षेत्र के दिशा में लेना है। ठीक है, अगर आप विस्थापन का मतलब यहां हुआ आप डायरेक्ट विस्थापन ले सकते हैं या विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन का घटक ले सकते हैं और मल्टीप्लाई कर दें विद्युत क्षेत्र का परिमाण गुणा विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन से गुणा करके कर देंगे तो उस गुणनफल का ऋणात्मक विद्युत विभव में परिवर्तन आ रहा है। याद रखिएगा परिवर्तन माइनस में आ गया, तो परिवर्तन माइनस में कब आता है, जब मान में कमी होती है। विद्युत विभव का परिवर्तन यहाँ निगेटिव है, इसका मतलब हुआ कि अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा में विस्थापन बने, स्थान में परिवर्तन विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो रहा है, तो अगर कोई विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ रहा है, ध्यान रहे विद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर बढ़ेंगे तो विद्युत विभव में परिवर्तन का मान निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। इसका मतलब विद्युत विभव में कमी होती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इसे हम लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, किसी विद्युत क्षेत्र में उस विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विद्युत विभव में कमी होती है, और इसका उल्टा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बढ़ने पर, विद्युत क्षेत्र के उल्टा दिशा में अगर बढ़ेंगे तो विद्युत विभव के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। समझ में आ गया, विद्युत क्षेत्र के दिशा में विद्युत विभव में कमी और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में विद्युत विभव में वृद्धि। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, जिधर विद्युत विभव घट रहा है। मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किधर से किधर की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। क्लियर हुआ। अब यहां देखेंगे तो इस फॉर्मूला से आप लोग अभी
सीखेंगे। ये जो फॉर्मूला है dV इक्वल टू माइनस ई इंटू ds, यहां से हम लोग विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे देखिए आप लोग, तो इससे पहले आप अच्छे से लिखिए, क्योंकि मैं अब इसे थोड़ा मिटाने जा रहा हूं। देखेंगे यहां, तो अब यहां पर देखेंगे, यहां हम लोग अल्प विस्थापन हुआ विद्युत क्षेत्र में, जहां हम इसको थोड़ा विस्थापित किए हैं dr वेक्टर से, तो विद्युत विभव में इतना परिवर्तन हुआ। अब अगर Q से P तक ले जाना है और विद्युत विभव में कुल परिवर्तन करना है, तो क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो फिर विद्युत विभव में कुल परिवर्तन का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखिए यहां लिखना होगा, अब बिंदु Q से बिंदु P तक जाने पर विद्युत विभव में कुल परिवर्तन यहां पर क्या लिखेंगे, विद्युत विभव में कुल परिवर्तन को अब लिखेंगे हम लोग डेल्टा भी। डेल्टा माने परिवर्तन, और किसमें परिवर्तन, विद्युत विभव में। तो विद्युत विभव में कुल परिवर्तन निकालना है, तो क्या करेंगे, जो अल्प परिवर्तन हुआ है dV, उसका ना समाकलन कर देंगे। फिर यहां अंतिम बिंदु कौन है, P, तो यहां पर लिखना होगा P माइनस VQ, VP माइनस VQ, प्रारंभिक विद्युत विभव माइनस अंतिम विद्युत विभव माइनस प्रारंभिक विद्युत विभव बराबर विद्युत विभव में परिवर्तन। और ये क्या होगा, ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर, यहां माइनस रहेगा क्योंकि यहां पर माइनस है dV का मान, और कहां से कहां तक, Q से P तक। अब देखिए, एक तो ये बना, इसे और हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। VP माइनस VQ इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट dr वेक्टर Q टू P, ये हो गया। और इसके बाद VP माइनस VQ इक्वल टू माइनस, अब क्या करेंगे, E इंटू dr इंटू कॉस थीटा कर देंगे। यहां पर E इंटू dr इंटू कॉस थीटा, यहां से Q टू P, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, कभी भी किसी दिए गए विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, विद्युत विभव में परिवर्तन कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान, मैंने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए कोई भी अपने मन से एक सुविधाजनक पथ लेंगे। पथ ऐसा लेना है, कहेगा सुविधाजनक क्या कह रहे हैं, ऐसा पथ लेना है कि समाकलन करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। क्लियर हो गया। तो हम लोग पथ लेंगे, एक धनात्मक जांच आवेश को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ले जाएंगे, और ले जाने के दौरान विद्युत क्षेत्र और अल्प विस्थापन का अदिश गुणनफल करके और फिर उसका समाकलन कर देंगे, फिर माइनस कर देंगे, तो विद्युत विभव में कुल परिवर्तन का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ऐसा मान लें कि बिंदु Q प्रारंभिक बिंदु है और यह बिंदु अनंत पर स्थित है, कहां, अनंत पर, तो अनंत पर का मतलब हुआ वहां विद्युत
स्थितिज ऊर्जा का मान शून्य मानेंगे और ऐसे स्थिति में विद्युत विभव का मान भी क्या मानना होगा, शून्य मानना होगा। और P बिंदु यहां पर विद्युत विभव मान लेते हैं V। तो इसका मतलब हुआ यदि बिंदु Q अनंत पर स्थित हो, बिंदु Q कहां स्थित है, अनंत पर स्थित हो, यदि बिंदु Q अनंत पर स्थित हो तथा बिंदु P पर विद्युत विभव भी हो, विद्युत विभव क्या हो, भी हो। अर्थात देखिए जब P बिंदु कहां है, सॉरी Q बिंदु कहां है, अनंत पर है। तो जो बिंदु अनंत पर है वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। और जहां पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना है वहां पर क्या है, P है। तो ऐसे स्थिति में अगर हम लोग पहले बताए गए सूत्र ये यूज करते हैं, यहां क्या होगा, Vp माइनस Vq इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर Q टू P। और यहां पर एक चीज और लिखना होगा हम लोगों को, VQ V इंफिनिटी तब जीरो यहां पर, ठीक है। यहां Vp माइनस V इंफिनिटी माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर Q टू P Vp माइनस 0 माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर Q टू P। और फिर अब देखिए क्या करेंगे, यहां Vp का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब यहां Vp इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। जब यहां इंफिनिटी की है तो Q के जगह पर हम लोग करना चाहिए यहां इंफिनिटी, इंफिनिटी। अब यहां भी करेंगे इंफिनिटी। और देखिए Vp इक्वल टू V, ये इंफिनिटी टू P है, Vp इक्वल टू V इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट dr वेक्टर यहां करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे कहां से कहां तक, इंफिनिटी टू P तक। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, माइनस E इंटू dr कॉस थीटा इंफिनिटी टू P। अब यहां देखिए सब लोग कहिएगा ये क्यों बताएं, देखिए क्यों बताएं, विद्युत क्षेत्र पहले से मालूम हो और विद्युत क्षेत्र में कोई एक बिंदु दिया जाए और कहा जाए इस बिंदु पर विद्युत विभव निकालिए, तो वहां हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्या करेंगे, जिस बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन करना हो उसको अंतिम बिंदु मानेंगे P और प्रारंभिक बिंदु कहां मानेंगे, अनंत पर मानेंगे। फिर वहां से
P तक आएंगे और आने के दौरान E वेक्टर डॉट dr वेक्टर का समाकलन करेंगे, माइनस करेंगे, तो P बिंदु पर विद्युत विभव का कैलकुलेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसके आगे देखते हैं। अब तक जो कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे उसमें विद्युत क्षेत्र जो लिया गया था वो कैसा लिया गया था? असमरूप। लेकिन अभी जो विद्युत क्षेत्र मान रहे हैं हम, समरूप विद्युत क्षेत्र ले रहे हैं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र क्या है? समरूप है, अर्थात देखेंगे यहां E वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, विद्युत क्षेत्र कैसा है? समरूप है। विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट है। तो अगर विद्युत क्षेत्र समरूप हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा? विद्युत विभव में परिवर्तन डायरेक्ट हम लोग टोटल परिवर्तन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे डेल्टा V इक्वल टू माइनस E वेक्टर डॉट डेल्टा R वेक्टर। डेल्टा R वेक्टर क्या है? विस्थापन है। और यहां लिख सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू माइनस E वेक्टर का मॉड इंटू डेल्टा R वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। माइनस A इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा। और देखिए अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है, दो सदिशों का अगर आप अदिश गुणनफल कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या करेंगे? पहला दोनों में से किसी भी एक सदिश का मॉड लेंगे, ये या ये लिखिए, तथा दूसरे वाले का पहले वाले के दिशा में घटक। कभी भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? दोनों में से किसी एक सदिश का परिमाण लेंगे, मॉड, और फिर जिस सदिश का मॉड लेंगे उसी के दिशा में दूसरे वाले का घटक लेंगे, गुणा कर देंगे तो अदिश गुणनफल का कैलकुलेशन हो जाएगा। जैसे यहां डेल्टा V इक्वल टू माइनस E और डेल्टा R कॉस थीटा को लिखेंगे डेल्टा S। ये डेल्टा S है विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन। किसके दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन कहिए, चाहे विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो डेल्टा R वेक्टर है उसका घटक कहिए, एक ही बात है। तो यहां पर लिखना होगा जहां थीटा बराबर E वेक्टर एवं डेल्टा R वेक्टर के बीच का कोण E वेक्टर एवं डेल्टा R वेक्टर के बीच का कोण हो गया क्या? थीटा। इसके बाद डेल्टा S डेल्टा R कॉस थीटा, इसे क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा। विद्युत क्षेत्र E वेक्टर की दिशा में डेल्टा R वेक्टर, ये क्या है? विस्थापन है ना, का घटक, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं
विद्युत क्षेत्र ए वेक्टर की दिशा में विस्थापन। क्लियर हो गया? तो जब भी विद्युत क्षेत्र समरूप हो, विद्युत विभव में परिवर्तन का कैलकुलेशन करना हो, तो क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र का मॉड लेंगे और विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापन लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस करेंगे, तो विद्युत विभव में परिवर्तन का कैलकुलेशन हो जाएगा। यहां पर ध्यान देना है, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे तो विद्युत विभव में परिवर्तन का मान ऋणात्मक आएगा। इसका मतलब थोड़ी देर पहले बताया है, परिवर्तन माइनस का मतलब होता है कमी। इसका मतलब हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विद्युत विभव के मान में कमी होता है तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत बढ़ने पर विद्युत विभव के मान में वृद्धि होता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग मान लें कोई विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर बढ़े तो इसका मतलब हुआ क्या मतलब हुआ यहां? ए वेक्टर एवं dr वेक्टर माने विस्थापन के बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ई वेक्टर एवं dr वेक्टर के बीच का कोण कितना होगा? 90 डिग्री। अगर विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत बढ़ रहे हैं तब ई वेक्टर और dr वेक्टर के बीच का कोण 90 डिग्री। और ऐसे स्थिति में तब क्या करेंगे? निकालना हो विद्युत विभव में परिवर्तन, तो माइनस ई इंटू dr इंटू कॉस थीटा dv इक्वल टू माइनस ई इंटू dr इंटू कॉस 90 डिग्री और dv इक्वल टू माइनस ई इंटू dr इंटू 0 एंड dv इक्वल टू 0। मतलब विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहां विद्युत विभव में परिवर्तन का मान क्या आ गया? 0 आ गया। तो विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब नहीं होगा? अगर किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र के लंबवत बढ़े। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ भी हो, लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर चला जाए तो विद्युत विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब विद्युत विभव का मान समान रहेगा। ठीक है? अर्थात विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए अब देखेंगे, यहां एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। मान लीजिए यहां कोई एक विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र। अभी बताया गया है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है? हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। किधर से किधर की ओर होगी? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। मैं अभी तुरंत बताया हूं जस्ट थोड़ी देर पहले कि विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ेंगे तो विद्युत विभव में कमी और विपरीत में बढ़ेंगे तो विद्युत विभव में वृद्धि। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, मतलब इधर बढ़ेंगे तो इधर विद्युत विभव कम, इधर विद्युत विभव अधिक। क्लियर हो गया?
अगर यहाँ दो बिंदुएं ले हम लोग, एक यहां ले बिंदु ए और एक यहां ले बिंदु बी, और यहां पर भी ए हो और यहां भी बी हो, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, बढ़ रहे इधर कम होना चाहिए, तो भी यहां भी ए से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब ए बिंदु पर विभव अधिक और बी बिंदु पर विभव कम। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र के लंबवत बढ़ते हैं ऐसे, तो लंबवत अगर आप बढ़ते हो, यहां पर बिंदु सी अगर कर दें तो यहां भी सी और क्या होगा भी ए, दोनों का मान आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। क्यों? विद्युत क्षेत्र के लंबवत बढ़ने पर विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब यहां जितना होगा लंबवत बढ़ने पर यहां भी उतना ही होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो 3 बातें याद रखना है। विद्युत क्षेत्र के दिशा में बढ़ने पर विद्युत विभव के मान में कमी, विद्युत क्षेत्र के विपरीत में बढ़ने पर विद्युत विभव के मान में वृद्धि, और विद्युत क्षेत्र के लंबवत बढ़ने पर विद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो आज हम लोग इतना ही रहने दें, अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कल।